अच्छा, आगे चलते हैं कि हमें पता है अपर टू थर्ड पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है और एक स्मोकर है, अल्कोहलिक है, अपर टू थर्ड पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। ये क्वेश्चन आया तो कहता है कि ना ब्रोंकस के ब्रोंकस में ना उसको मिला स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और बंदा स्मोकर है, तो ठीक है, ये लंग्स में से पल्मों में से आ गया क्वेश्चन। वैसे मज़े की बात है यहाँ ये कि देखें, अगर इसोफिगस में ना होती है स्क्वेमस और वहाँ मेटाप्लेजिया होकर बनता है एडिनोकार्सिनोमा, और ब्रोंकस में होती है कलमनर और वहाँ मेटाप्लेजिया होकर बनता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। असल में जो स्मोकिंग करते हैं ना, उसकी वजह से वो उधर स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होता है। अच्छा, मिड इसोफिगस है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, मोस्ट कॉमन साइट मिड थर्ड। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि जो मोस्ट कॉमन साइट है स्क्वेमस की वो अपर टू थर्ड में से मिड वाली है। 40 पैक ईयर्स है, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया है, इसोफिजियल कार्सिनोमा है। फिर अपने पास आ गया कि वेट लॉस है, डिस्फेजिया है, स्मोकर है। अच्छा, अब ये पॉइंट थोड़ा सा अजीब है। देखिए, इसमें इसने कहा है कि डिक्रीज पेरिस्टालसिस है, तो आप फिर वेट लॉस क्यों हो रहा है? ठीक है, डिस्फेजिया टू सॉलिड्स क्यों हो रहा है? वो ठीक है अगर डिक्रीज पेरिस्टालसिस है, मतलब डिक्रीज पेरिस्टालसिस का मतलब है कि न्यूरोमस्कुलर कोई इशू है ना, सॉरी, हाँ, न्यूरोमस्कुलर इशू है। तो हमने देखा कि उसमें डिस्फेजिया टू लिक्विड्स होना चाहिए। आल्दो स्मोकिंग में निकोटीन होती है, स्मोक में, तो वो करवाती है अपना पेरिस्टालसिस को इनहिबिट। लेकिन यहाँ मेरे हिसाब से बेस्ट आंसर होना चाहिए था किसी टाइप का मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, जिस तरह की इसोफेजियल कार्सिनोमा। मे भी ऑप्शंस में ना हो, तो इस बेसिस पे उसने कहा है कि स्मोकिंग क्योंकि करवाती है पेरिस्टालसिस को कम, तो शायद ऑप्शन में नहीं होगा, ये वजह हो सकती है। फिर अपने पास आ गया कि सिर्फ सॉलिड फूड का अगर हो रहा है तो फिर मैकेनिकल है, इसोफेजियल कार्सिनोमा है, 40 पैक्स ईयर्स की हिस्ट्री है, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया है, इसोफेजियल कार्सिनोमा, कार्सिनोमा बेट इसोफेगस, एडिनोकार्सिनोमा, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया, इसोफेजियल कार्सिनोमा। डाइटरी कार्सिनोजन कौन सा है? वो है नाइट्रोजामीन। जैसे जो नाइट्रोजामीन्स होते हैं ना, ये अपने पास कहाँ आते हैं? ये स्मोक्ड फूड के अंदर होते हैं। मतलब बाज़ वक़्त ना अपना गोश्त को प्रिजर्व करने के लिए उसको स्मोक के ज़रिए ना डिहाइड्रेट कर देते हैं, फिर वो ठीक रह जाती है, लेकिन उसके अंदर नाइट्रोजामीन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसी तरह बाज़ अचार वगैरह जो डालते हैं ना, उनमें भी ऐसा होता है। आगे चलते हैं। एक पेशेंट है, केराटाइटिस के साथ आया, पेनफुल जॉइंट्स के साथ आया, ज़ीरोस्टोमी के साथ आया, तो उसको क्या है? एसजीएस है, स्जोगन सिंड्रोम। इसमें मैंने पढ़ा है कि केराटाइटिस होता है एक तो क्योंकि वो ड्राइनेस होगी ना, आइज़ की ड्राइनेस होगी तो केराटाइटिस होगा। इसके अलावा माउथ की होगी तो ज़ीरोस्टोमी हो गया, वजाइना की ड्राइनेस होगी। ये 3 चीज़ें इसमें कॉमन है। तो ये एसजीएच है। साथ में ना पेनफुल जॉइंट्स हैं, जो पेनफुल जॉइंट्स की एसोसिएशन है ना, ये इसके साथ रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है ना, ये बहुत कॉमन है एसजीएच के साथ होना। तो तो इसलिए ये उसकी वजह से ये प्रेजेंट कर रहा है। आगे चलते हैं। मो एसजीएच का क्या फीचर है? मोस्ट कॉमन ड्राइनेस के साथ आएगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ के साथ आएगा। एसजीएच के साथ रूमेटाइड आर्थराइटिस की एसोसिएशन है। एक पेशेंट है, ड्राइनेस ऑफ आई है, ड्राई माउथ है, एसजीएच है। फिर कहते हैं एक फीमेल पेशेंट है, उसको ब्लरिंग ऑफ विजन हो रही है, बहुत आइज में इचिंग हो रही है, डिस्फेजिया, ड्राइनेस ऑफ माउथ है। जो डिस्फेजिया ना, ये ड्राइनेस ऑफ माउथ की वजह से भी हो सकता है। जब प्रॉपर सलाइवा नहीं बनेगा तो खाने में मुश्किल होगी। अच्छा, बाकी एक्सरे पे न्यूमोनाइटिस वगैरह है, वो ठीक है, एसजीएस है। डिस्फेजिया अकर्स इन स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोडर्मा कहते हैं उसमें कि स्किन के नीचे ना कोलेजन की डेपोजिशन होती है। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के अंदर ये मसला बनता है कि अब एक पेशेंट है, उसे ना, ठीक है, उसे देखिए, उसे डिस्फेजिया हो रहा है, उसको ना कीबोर्ड पे उससे काम नहीं हो रहा, उसकी जॉइंट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, रिंकल्स खत्म हो गए हैं उसके फेस पे। अब ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, रिंकल्स मतलब दिखने में अच्छी बात है लेकिन बीमारी है। अब होता ही है कि इसमें क्रैश सिंड्रोम है, ये सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस का एक मतलब एक टाइप है। उसमें ये होता है कि कुछ सिस्टम स्पेसिफिक से इफेक्ट हो रहे होते हैं, जिनमें एक अपने पास आ जाती है ये इधर इनके ना क्रैस्टिनोमोनिक एसिड का, सी से कैल्सिनोसिस होती है, स्किन के नीचे कैल्शियम डिपॉजिट्स होता है। आर से रेनॉल्ड्स फिनोमिनन होता है कि उसमें ना जब ठंड में जाते हैं जब हाथ, तो उसके हाथों में दर्द होती है। बाकी ऐसे डेक्टली या स्क्लेरोडेक्टली है कि जिसकी उंगलियां हैं वहाँ फाइब्रोसिस हो गई, जिसकी वजह से ना वो अकड़ जाएंगी। ठीक है। और टी से टेलेंजक्टेजिया, ई से था इसोफिगस का मसला, कि मतलब इसोफिगस में उसको ना
डिस्फेजिया होगा, एसोफेगस में फाइब्रोसिस ज़्यादा होगी तो डिस्फेजिया होगा। तो इनमें से 2-3 फीचर्स ही मिल जाएँ तो ये इनफ होता है डायग्नोसिस के लिए। तो ये क्रेस्ट सिंड्रोम है। अच्छा म्यूकस, अब सलाइवरी ग्लैंड्स आ गए। सलाइवरी ग्लैंड्स में पता है 3 है। पहले आ गया पैरोटिड ग्लैंड, उसके बाद अपने पास इधर सब मैंडिबुलर ग्लैंड आ गए पीछे नीचे, और सब लिंगुअल आ गए। पेयर्स होते हैं। जो पैरोटिड ग्लैंड ना इसमें ज़्यादा होती है सीरस, प्योरली सीरस होता है कि सिर्फ सीरस सिक्रीशंस होंगी। जो अपने पास सब लिंगुअल है इसमें प्योरली म्यूकस होती है, और जो सब मैंडिबुलर है सबसे नीचे वाला इसमें दोनों तरह की होती है, सीरस भी होती है, मिक्स्ड होती है। आगे देखते हैं यहाँ से कि एक में ना म्यूकस एसिनाई भी हैं और साथ में सीरस डिम्यूज भी हैं। ठीक है, सब मैंडिबुलर। म्यूसिनस भी है, सीरस भी है, सब मैंडिबुलर। सीरस भी है, म्यूकस भी आ रहा है, सब मैंडिबुलर। पैरोटिड ग्लैंड के मतलब क्या बात है कि प्योर सीरस एसिनाई होंगे इसमें, लार्ज नंबर ऑफ सीरस एसिनाई सिर्फ। ठीक है, और साथ में ये सब कुछ चीज़ें मिल रही हैं, तो ये पैरोटिड ग्लैंड है। सीरस सेल्स आर द न्यूक्लियाई आर पुश टू बेस। वैसे ना जो म्यूकस होता है उसके भी जो होते हैं न्यूक्लियाई, वो बेस पे ही पुश हुए होते हैं। खैर सीरस के जो होते हैं वो ज़रा ओवल होते हैं, और जो म्यूसिनस होते हैं उसके फ्लैट से होते हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है सलाइवरी सिक्रीशन का जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पकड़ता है? ये ना म्यूसिन है। ये म्यूसिन कौन रिलीज करेगा? ये जो जो ये म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है ना, सब मैंडिबुलर आ गया, साथ में ये सब लिंगुअल आ गया, इनमें म्यूसिन एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिनके जिसकी मतलब, ठीक है, और इसके अंदर ओलिगोस्क्राइड्स होते हैं, ग्लाइको जो कंपोनेंट है उसका, और ये वाटर के साथ मिलकर ना म्यूकस प्रोड्यूस करती है। और दूसरा काम इसका ये होता है, एक तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ना पकड़ती है, बाइंड करती है, और फिर उसको मतलब वो मार देते हैं। और दूसरा ये होता है कि वो ये है ना स्लिपरीनेस प्रोड्यूस करते हैं, लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस जो होता है। तो यही उसने वही पूछा हुआ है। अच्छा, एक पेशेंट आ गया है, उसको ना विलस एट्रोफी थी, और ग्लूटेन फ्री डाइट देने पे हम कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये जियार्डियासिस है। ये अब ना ओल्ड बॉय है 16 साल का, कोई बहुत मुझे इसमें ना कोई बहुत ज़्यादा है सच के मतलब पेट डायग्नोसिस हो ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। और भी इवन के जो अपना है ना ग्लूटेन, जो मतलब ये सीलियक में देते हैं ना, मेन प्रेजेंटेशन में पढ़ी है कि सीलियक में क्या होता है कि विलस एट्रोफी होती है, तो उसने वही प्रेजेंट किया, तो उसे हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये ना अपने पास सीलियक है, लेकिन जिसको हम ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं उससे वो ठीक हो जाता है। अगर ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि सीलियक नहीं है। एक एक होती है टाइप रिफ्रैक्टरी सीलियक, उसमें ना 12 महीने तक आप अगर ग्लूटेन फ्री डाइट दे रहे हो और फिर भी उसका वो नहीं हो रहा ठीक, तो वो सीलियक रिफ्रैक्टरी सीलियक में आती है। या तो उसने बताया हो कि उसने टेस्ट करवाया, उसने जो स्पेसिफिक होते हैं, एंटी टीटीजी होता है और एंटी एंडोमाइसिल होते हैं, एंटी ग्लाइडन होते हैं, वो करवाए, वो भी नहीं आए पॉजिटिव, मतलब सीधे रूल आउट कर दिया। उसके बाद सोचे अच्छा फिर भी कुछ और बीमारियां भी हो सकती हैं जियार्डियासिस के अलावा जिसमें विलेज ट्रॉफी होती हो। तो खैर आपने फिलहाल के लिए रट्टा मार लेना इस बात को कि जब भी ऐसा सिनेरियो आएगा जियार्डियासिस। ये आगे पढ़ते हैं, ओके कर ही लेते हैं इसको ना। सीलियक डिजीज हमें पता है क्या होता है, स्प्रू वगैरह कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी है, ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी है। बाकी जो ऑटोइम्यून डिजीज है वो भी इसके साथ होती है, डर्माटाइटिस herpetiformis। ये इसकी डर्माटोनल प्रेजेंटेशन है, बोन डेंसिटी कम होगी क्योंकि वो अब्जॉर्ब भी नहीं हो रहे ना, न्यूट्रिएंट्स माल अब्जॉर्प्शन होगी। अच्छा, इसमें ये कुछ एंटीबॉडीज हैं जो पॉजिटिव आएंगे। ड्यूडेनल बायोप्सी, कहाँ से बायोप्सी लेते हैं हम लोग? सीलियक में ड्यूडेनम से लेते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड है। मिलेगा कि हाँ वहाँ वहाँ ब्लंटिंग ऑफ विलाई, विलाई की एट्रोफी मिलेगी, और साथ में जो क्रिप्स होंगे उनका हाइपरप्लेजिया होगा, मतलब जो विलाई होंगे वो उनकी वो खत्म हो जाएंगे, और जो सिस्ट मतलब ये विलाई होते हैं, क्रिप्स होते हैं, फिर विलाई फिर क्रिप ऐसे होता है ना, तो जो विलाई है उनकी एट्रोफी हो जाएगी और जो क्रिप्स है वो बड़े हो जाएंगे, मतलब ये प्रेजेंटेशन होगी। साथ में लैमिना प्रोप्रिया में इसके ना इधर ऐसे लिम्फोसाइट्स भी आएंगे। खैर ये इसकी प्रेजेंटेशन है। विपल डिजीज क्या होती है? ये एक बैक्टीरिया करवाते हैं, ठीक है, जिसका नाम है ये ट्रोफिरमा विपली। ठीक है, ये करवाता है और इसमें डायरिया होता है उस बंदे को, साथ में कुछ और कार्डियक सिम्टम्स आते हैं, अर्थरेजियाज आते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स आते हैं। आपने ना ये निमोनिक याद कर लेना, ये काफ़ी अच्छा निमोनिक है। फोमी विप क्रीम पास्ड इन अ कैन जो है वो आगे अपने पास जो इसकी प्रेजेंटेशन है। और जो पीएएस है ना, पीएएस एक तरह से वो एक वो है, डाई है आई गेस ये,
जिससे हम लोग ना मतलब ये डाई को करते हैं, रिएजेंट पॉजिटिव आते हैं इसके सस्टेन करें ना जब हम, जिस तरह ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, तो ये पीएस पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, फोमी फोमी से याद करना कि इनके ना फोमी मैक्रोफेजेस होंगे। जब इसकी हम लोग बायोप्सी लेंगे ना तो आपको ना फोमी मैक्रोफेजेस मिलेंगे, जिसको ना हिस्टोसाइट्स भी कहते हैं। जैसे एक एमसीक्यू था, यहाँ तो नहीं उसने लिखा हुआ, लेकिन एक एमसीक्यू था आया हुआ, तो उसमें ये था कि हिस्टोसाइट्स मिल रहे हैं। इसको कंफर्म कर लेना है आपने, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें जजनल बायोप्सी करेंगे, सीलियक में ड्यूडेनल और इसमें जजनल बायोप्सी करेंगे, और पास कंटेनिंग मैक्रोफेजेस मिलेंगे आपको। असल में ना ये मैक्रोफेजेस के अंदर रिजाइड करता है बैक्टीरिया, तो आपको बैक्टीरिया अंदर पड़ा है ना, तो पीएस पॉजिटिव है, तो आप मतलब पीएस पॉजिटिव आपको मैक्रोफेजेस मिलेंगे, इस तरह वो कहना चाह रहे हैं। बाकी टिश्यू पीसीआर इसका डायग्नोसिस हम लोग करते हैं इससे आजकल। बाकी इसकी मैनेजमेंट है वो नहीं पूछी हुई। जार्डियासिस आ गया, ये जार्डिया करवाता है, हमें पता है, ब्लोटिंग होगी, स्टिटोरिया होगा, फ्लैटुलेंस होगी, ठीक है। और ये जब ट्रिप वगैरह में जाते हैं गंदा पानी पीने से, फीकल ओरल रूट है इसका। इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसके ना प्रोटोजोआ मिलते हैं हम लोग ना, इसका ऐसा पियर शेप सा होता है इसका, वो जो प्रोटोजोआ होता है, तो और बाई न्यूक्लियर होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ कुछ पेयर शेप होती है। अमीबियासिस एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोआ है, वो करवाता है। किस तरह करवाता है, ये भी फिकल और रूट से है। पहले जाके ना ये ना सीकम के अंदर जो अपने पास है, सीकम के अंदर मतलब ज़्यादा रिजाइड करता है, और दूसरा सेंडिंग क्लोन में भी रिजाइड करता है। और काम ये करता है कि वहाँ ना ये इन्वेसिव है, ये ना उसकी मिकोजा में इन्वेड करता है, और वहाँ ना फ्लास्क शेप्ड अल्सर्स बनाते हैं, फ्लास्क शेप्ड, मतलब जिसकी ओपनिंग छोटी होती है लेकिन अंदर जाए तो अंदर तो दुनिया बदली होती है, तो फ्लास्क शेप अल्सर्स बनाते हैं। और फिर बाद में ये फिर वहाँ से ना ब्लड से होके फिर जाके ये लिवर में भी जा सकते हैं, ठीक है। और लिवर में जाके फिर ये एब्सेस वगैरह बनाते हैं। तो ये आ गया ब्लडी ब्लडी डायरिया कराता है, डिसेंट्री कराता है, लिवर एब्सेस कराता है, और फ्लास्क शेप अल्सर आते हैं। अब हम देख लेते हैं, सीलियक डिजीज है, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या टेस्ट है, ड्यूडेनल बायोप्सी। अच्छा, टीटीजी जो है वो उसका आई गेस पॉजिटिव आ गया, तो बात करते हैं, सीलियक है। आपने देखा डायरिया वगैरह बायोप्सी। अच्छा, क्रिसेंट शेप्ड प्रोटोजोआ, ये भी टर्म यूज होती है। वैसे तो पियर शेप्ड होते हैं ना जार्डियासिस के, लेकिन क्रिसेंट शेप्ड भी उसने लिखा हुआ है। और ये भी एट्रोफी करवाता है विलाई की जार्डिया भी। एक मदर आई है, उसने कहा कि डायरिया वेट लॉस है, और आपने दो न्यूक्लियाई वाला प्रोटोजोआ देखा है जिसके पेयर शेप है। बायोप्सी, बच्चा है, डायरिया था, बायोप्सी की विलस एट्रोफी है, ये हमने कहा सीलियक है, ग्लूटेन फ्री डाइट दी ठीक नहीं हुई, जार्डियासिस है। 16 साल का बच्चा है, डायरिया, स्मॉल इंटेस्टाइन फ्लूइड, विलस एट्रोफी, हम लोगों ने ग्लूटेन फ्री डाइट दी ठीक नहीं हुई, तो जार्डियासिस है। रिगार्डिंग तो चलें, रिगार्डिंग पैरासिटिक डिजीज, द इम्यूनोलॉजिकल डायग्नोसिस इज लीस्ट लाइकली हेल्पफुल इन जार्डियासिस। जार्डियासिस में फ़ायदा नहीं होता है, जार्डियासिस का हम डायग्नोसिस करते हैं ओवा इनके ना स्टूल एग्जामिनेशन करके ना, वहाँ आपको ओवा मिलती है, पैरासाइट मिलती हैं, तो उससे हम करते हैं। तो इसमें ये है कि लीस्ट इम्यूनोलॉजिकल इस तरह के जो इसके एंटीजन वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें वो ना रहते हैं, काफ़ी अर्से तक रहते हैं इसी ख़त्म होने के बावजूद भी। तो अगर आप सीरोलॉजी वगैरह करवाओ तो उसमें आपको वो चीज़ मिल जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्टिव इन्फेक्शन है। तो एक्टिव इन्फेक्शन के लिए आपको फिर एट देन स्टूल ही देखना पड़ता है, तो इसलिए इसका लीस्ट लाइकली हेल्पफुल है। बाकी विपल डिजीज़ में आपको पता है कि पीएस पॉजिटिव होता है, 12 साल का बंदा है, पीएस पॉजिटिव है विपल। एक साल का बच्चा है, जब भी दूध वगैरह देते हैं ना उसको, तो उसको क्या होता है कि तो उसको मसला होता है, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस है। अमीबा कहाँ रिजाइड करते हैं, एंट अमीबा का मोस्ट कॉमनली इसकी लोकेशन है सीकम, नहीं तो असेंडिंग क्लोन में भी करता है, अगर ना हो तो आपने असेंडिंग क्लोन लिखना है। अच्छा, वो कहते हैं विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंटोमीबा हिस्टोलिका, इंजेक्शन ऑफ, बिल्कुल ऐसा है। एंटोमीबा हिस्टोलिटिका जो है ना, ये इसको जब आप देखो ना, तो इसके अंदर आप इस अमीबा के अंदर आपको ना ऐसे इसके अंदर आरबीसीज पड़े होते हैं, ये इनगल्फ करते हैं आरबीसीज को, ठीक है। फॉर डायग्नोसिस ऑफ अमीबा रेक्टल बायोप्सी वाज डन। अच्छा, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका लगा, हमने रेक्टल बायोप्सी की, तो क्या चीज़ है जो कंफर्म करेगी, पेस पीएस। अच्छा, पीएस स्टेनिंग है ना, वैसे एंड अमीबा हिस्टोलिटिका में मतलब अगर बायोप्सी करोगे ना, तब आपको जो इसके मिलेगा, मैक्रो अमीबा मिलेगा, वो पीएस पॉजिटिव स्टेन ले सकता है। उसकी
वजह ये है कि एक तो चलें इसकी खुद की वाल के अंदर भी ये जो ग्लाइकोजन और कार्ब्स होते हैं जिन्होंने पीएस को उठाना होता है। दूसरा ये कि जिनके अंदर आरबीसीज होते हैं ना, आरबीसीज भी पीएस पॉजिटिव होते हैं। तो अगर ये खुद ना भी होना तो आरबीसीज पीएस पॉजिटिव हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें आपने, क्योंकि इसमें ना मतलब इसको विपल के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, विपल में मैक्रोफेजेस मिलेंगे फोमी, और वो उसके अंदर बैक्टीरिया होंगे और वो आपको मिलेंगे, बैक्टीरिया मिलेंगे आपको पीएस पॉजिटिव। इसमें क्या है, इसमें आपको अमीबा मिलेगा, अमीबा के अंदर आरबीसीज होंगे और वो पीएस पॉजिटिव होंगे। तो आपको मतलब माइक्रोस्कोपी के लिए आइडिया हो जाएगा अंडर द माइक्रोस्कोप। अच्छा, 2 फीट प्रोक्सिमल अपेंडिक्स के एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर पे क्या चीज़ होती है, ये तो सबको पता है क्या चीज़ होती है। मैकल वर्टिकुलम होता है, वेटलाइन मैकल्स डायवर्टिकुलम होता है, वेटलाइन डक्ट का एक रेमिनेंट है जो योग सैक से आ रही होती है ना डक्ट, उसे कहते हैं वेटलाइन डक्ट। टू रूल्स ऑफ टू आपको पता है। एक चीज़ नहीं लिखी हुई है कि 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलिया इस पे पाई जा सकती है, गैस्ट्रिक भी, पेनक्रियाटिक भी। मोस्ट कॉमन गैस्ट्रिक है। अगर मैकल्स डायवर्टिकुलम का पेशेंट है और वो ब्लड पर रेक्टम के साथ आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ एक्टोपिक गैस्ट्रिक टिश्यू पड़ा हुआ है उसके अंदर। डायवर्टिकुलम किसे कहते हैं, एक ब्लाइंड पाउच को कहते हैं। डायवर्टिकुलाइटिस किसे कहते हैं, अगर उसी ब्लाइंड पाउच का इन्फेक्शन हो जाए। डायवर्टिकुलोसिस किसे कहते हैं, फॉल्स मल्टीपल डायवर्टिकुला बन जाए। 2 फीट प्रोक्सिमल पड़ा था कुछ, मैकल डायवर्टिकुलम आ गया। अच्छा जी, अपेंडिक्स से ना 2 फीट पीछे क्या पड़ा था, मैकल डायवर्टिकुलम का क्या फीचर नहीं होता, ये मेसेंटेरिक बॉर्डर के ऊपर नहीं होता, ये एंटी मेसेंटेरिक होता है। सर्जिकल डिपार्टमेंट में पेशेंट को एडमिट किया, मैकल डायवर्टिकुलम मिला, तो कहाँ मिलेगा, आइले में मिलेगा। ठीक है जी, आइले में मिलेगा, आइले में मिलेगा। तो समटाइम्स गैस्ट्रिक एसिड स्क्रीटिंग म्यूकोसा इसके अंदर पाई जाती है। चाइल्ड एक्टोपिक गैस्ट्रिक टिश्यू, अगर ब्लीडिंग पर रेक्टम के साथ आ गया तो एक्टोपिक गैस्ट्रिक टिश्यू। रेमिनेंट ऑफ विटेलो इंटेस्टाइन डक्ट क्या है, मैकल डायवर्टिकुलम है, वेटलाइन डक्ट का रेमिनेंट है। अच्छा, ये भी एक अजीब सा सवाल है। पेशेंट आया, पेट में दर्द है, कुछ अर्सा पहले ना, कई साल पहले उसकी ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, और अब सिग्मोइडोस्कोपी किया तो हम लोगों को ना सिग्मोइड के अपर पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन मिली है और अल्सर भी है। तो डायग्नोसिस बताएं, बताएं। डायबिटिक्लोसिस मतलब ठीक है, डायबिटिक्लोसिस इस तरह कह सकते हो क्योंकि सिग्मोइड क्लोन सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है डायबिटिक्लोसिस से। अक्सर डायबिटिक्लोसिस में रिकरेंट डायबिटिकुलाइटिस होने की वजह से वो फिर फाइब्रोसिस के साथ हील होता है, तो स्ट्रक्चर बन जाते हैं, अल्सर बन सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कुछ जिसकी वजह से आप कह लो कि है डायबिटिकुलोसिस। और ये आया भी कई दफ़ा होगा, या तो मुझे नहीं इतना आइडिया, मैंने अपनी तरफ से सर्च किया तो मुझे नहीं इतनी समझ आई। ये भी वही सेम सिनेरियो है, डायबिटिकुलोसिस आंसर है। अच्छा, अच्छा ये पेशेंट है जिसको ना फाउल ब्रेथ है, जिसकी फूल रिगर्ज भी करती है, डिस्फेजिया भी है। ये जैकल डायवर्टिकुलम के सारी प्रेजेंटेशंस है, आइडिया होगा होप्स आपको। लंग क्रैप्स क्यों आ रहे हैं, एस्पायरेशन की वजह से। जैकल डायवर्टिकुलम डिस्फेजिया है, रिगर्ज कर रही है, फाउल ब्रेथ है, फाउल ब्रेथ है। ठीक है ना। सेगमेंटल अपीयरेंस क्यों होती है इंटेस्टाइन की, क्यों ऐसे ऐसे करके जो अपना लार्ज इंटेस्टाइन है में ऐसे ऐसे क्यों आती है, वो हास्ट्रा, ये जो होस्ट्रा होता है ना इधर ये। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो कहता है कि हाँ, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग शोज डायलेटेड बाउल सेगमेंट्स। क्लोन बायोप्सी की तो गैंग्लिया ही नहीं थे वहाँ, क्या चीज़ है। हिर्श स्प्रंग डिजीज, क्रिप्ट एब्सेसिस किसमें बनते हैं, ये है उसका अल्सरेटिव कोलाइटिस का। ठीक है, ये इसका मतलब जो 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 विलाई है और जो बाद में फिर यहाँ क्रिप्ट आता है ना, फिर विलाई आते हैं इंटेस्टाइन में, तो ये है ना यहाँ उसके ना ऐसे उसके मतलब वहाँ एब्सेस बन जाती है। ये होना एक माइक्रोस्कोपी हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर है किसका, इसका अल्सरेटिव कोलाइटिस का। ये डिफरेंसेस देख के जाते हैं आगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होगा, सिर्फ एक तो ना रेक्टम स्पेयर करेगी, ठीक है, और ये पीछे से शुरू होगी, सिग्मोइड क्लोन से स्टार्ट होगी और पीछे को जाएगी। तो और ये सिर्फ म्यूकोजा, सब म्यूकोजा में रहेगी। अच्छा, दिखने में ना अल्सरेटिव कोलाइटिस सही लगती है कि रेक्टम को छोड़ रही है सिग्मोइड और उधर से स्टार्ट हो रही है और पीछे को जा रही है। जो क्रोन डिजीज है ये पूरी जीआईटी को
मुंह से लेके एनस तक कहीं भी इफेक्ट कर सकती है। और रेक्टम को तो ये है कि ये रेक्टम को यूजली सॉरी मैंने गलत बता दिया, ये ना रेक्टम से स्टार्ट होगी, रेक्टम एनल कनाल को स्पेयर करेगी, पेरिन एनल एरिया को स्पेयर करेगी और पीछे से रेक्टम से स्टार्ट होगी पीछे जाएगी। ठीक है, जो ये है, ये जो रेक्टम को स्पेयर करेगी, बाकी सब कुछ इसने जो करना तबाह कर देना है। ठीक है, और उसमें ये स्किप लियंस होंगी, छोड़ छोड़ के होंगी, लेकिन होंगी छोड़ छोड़ के, लेकिन पूरी वाल को इफेक्ट करेगी, ट्रांसम्यूरल होगी पूरी थिकनेस को, और नॉन केसिएटिंग ग्रैनुलोमास बनाएगी। इसमें क्या, ये ग्रैनुलोमास नहीं बनाएगी, स्क्रिप्ट एब्सेसिस बनाएगी और कंटिन्यूस लियन होगी, मतलब रेक्टम से स्टार्ट होगी ना तो जाती रहेगी कंटिन्यूस। अब भला यहाँ जाके रुक जाए, भला सिग्मोइड भी ले ले, भला सारी ले ले, ठीक है ना, तो रेक्टम तो हमेशा ही इन्वॉल्व होगी। एक बात ये समझ में आती है। एक्सटेंडेड साइन एंड मैनिफेस्टेशंस इनके देख लेनी है, कुछ इंपॉर्टेंट है, जिस तरह के एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सेक्युलराइजिंग कोलंजाइटिस इंपॉर्टेंट है, इनके एसोसिएशंस के साथ कोलोन कैंसर। अच्छा देखा जाए तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में अभी तक हमें लग रहा था कि यार ये तो सीधा सीधा सा है, इतना तंग नहीं करा, जगह भी स्पेसिफिक है, क्रोन तो फैला पड़ा है। ऐसे है ऐसा ही कि क्रोन ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन ये कार्सिनोमा का एसोसिएशन इसके साथ है, क्लोन कार्सिनोमा की ना अल्सरेटिव के साथ है, ये नहीं करता, कैंसर की एसोसिएशन नहीं है। बाकी लेड पाइप रिजिडिटी है, स्ट्रिंग है, और ये ए एन आन का पॉजिटिव आता है, और ये एस का ए एस सी ये एस का पॉजिटिव आता है। बाकी दोनों का डायग्नोसिस बायोप्सी पे होता है। क्रोन डिजीज का पेशेंट है, अब हाई ऑक्सलेट, वो कहता है कि क्रोन डिजीज का पेशेंट है और उसके ना अब नेफ्रोलिथेसिस भी है। क्या वजह, सीधी सी वजह है, क्रोन डिजीज है, माल एब्जॉर्प्शन है, जो फैट है उसी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होगा, स्टीटोरिया होगा पेशेंट को, फैट साथ में कैल्शियम ले जाएगा, कैल्शियम चला जाएगा तो ऑक्सलेट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और क्रिस्टल्स बनेंगे। किसी भी बीमारी में जिसमें स्टीटोरिया होगा उसमें ऑक्सलेट क्रिस्टल्स बन सकते हैं। क्रोन डिजीज है, किडनी स्टोन्स का रिस्क ज़्यादा है, क्यों भाईजान, ऑक्सलेट स्टोन्स बनेंगे। ठीक है, क्रोन डिजीज में हाइपर ऑक्सैल्यूरिया होता है, तभी स्टोन बन रहे हैं। क्रोन में ऑक्सलेट स्टोन मिल रहे हैं क्योंकि इंक्रीज ऑक्सलेट एब्जॉर्प्शन हो गया गट से। एक पेशेंट है, उसको ना डायरिया और वेट लॉस है, अल्ट्रासाउंड पे ना रीनल स्टोन्स भी मिले हैं आपको। अच्छा अब देखिए, ये भी इसने ना बस ऐसी है, मतलब ये मोस्ट लाइकली की तरफ जाना है हम लोगों ने सोच के कि एक बंदे को सिर्फ डायरिया था और वेट लॉस हो रहा था, साथ में अल्ट्रासाउंड पे स्टोन मिल गए तो क्रोन डिजीज। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा अपने प्रिपेयर रहना क्लिनिकली। सॉरी, क्रोन डिजीज में क्या फ़र्क है अल्सरेटिव में, पेरी एनल लीजन्स क्रोन में होगी, अल्सरेटिव में नहीं होगी। वही बात ये अलग बात है कि अल्सरेटिव में क्या चीज़ ऐसी है जो कि क्रोन में नहीं है, वो अल्सरेटिव में रेक्टम इन्वॉल्व होगी लेकिन क्रोन में नहीं होगी, क्रोन्स में नहीं होगी। क्रोन में पूरी वाल, एक तो जगह छोड़ छोड़ के और करेगा पूरी वाल को, अल्सरेटिव तरतीब से जाएगा और करेगा भी म्यूकोजा सब म्यूकोजा को सिर्फ, लेकिन क्रिप्स बना देगा सब म्यूकोजा में। 40 साल का एक और आ गया कि क्रोन्स में ऐसा क्या है जो कि अल्सरेटिव में नहीं है, ग्रेनुलोमास, नॉन केसिएटिंग ग्रेनुलोमास। 40 साल का बंदा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अब उसको ना कैसे पता चलेगा सेवेरिटी ऑफ डिजीज का, एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें ना रीढ़ की हड्डी अकड़ने लग जाती है, तो उसमें ये होना, ये मतलब बड़ी सीवियर डिजीज तक बात आगे बहुत बहुत आगे चली गई है। तो एक्टिव डिजीज की कॉम्प्लिकेशन क्या है, एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलंजाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ एसोसिएशन है। बहुत दफ़ा इस सवाल पूछते हैं। सबसे मेडिकल इमरजेंसी क्या, सीरियस मेडिकल सबसे बड़ी वो है टॉक्सिक मेगाकोलोन। ठीक है, तो स्किन की डर्माटोलॉजिकल क्या है, दोनों की यही है, एथिमा नोडोसोम। इसमें ना जो शिन के ऊपर, मतलब लेग्स के ऊपर ना, शिन वाली साइड, सामने वाली साइड पे, वहाँ रेड कलर के नोड्यूल से बनते हैं, पेनफुल होते हैं। अच्छा, 29 साल का बंदा, डायरिया वेट लॉस है, 3 माह से डायरिया वेट लॉस है, और पैल्पेबल मास है आइलिक फोसा में, ये क्रोन डिजीज है, इसको देख लेना, इसको रट्टा मार लेना। क्या है कि डायरिया और वेट लॉस है 3 माह से, पैल्पेबल मास मिले आइलिक फोसा में, बस ये उसने हिस्ट्री दी है। सही है, तो क्रोन डिजीज है, तो इसे सस्पेक्ट किया जा सकता है क्योंकि डायरिया भी है, वेट लॉस भी है और 3 माह से है, और साथ में मैस भी मिल रहा है, तो सोचा जा सकता है क्रोन का। सेम सिनेरियो, ये भी वही है, क्रोनिक डायरिया और अब पैल्पेबल मास है राइट एलिक फोसा में मिल रहा है। सही है, इसमें भी राइट एलिक फोसा में मिल रहा है। अच्छा, माइल्ड अल्सरेटिव कोलाइटिस, अच्छा फिलहाल यहीं तक बल्कि कंप्लीट कर लेते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में आ गया अपने पास सल्फाजानाटिन। एक्यूट फ्लेयर्स अगर हो ना, एक्यूट फ्लेयर्स, तो
उसमें सबसे पहले स्टेरॉइड्स देने होते हैं। जब भी फ़ौरन पेशेंट आएगा आपके पास अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन है, तो उसको भला आईवी भला ओरल आपने देने स्टेरॉइड्स हैं उसे। जब फ्लेयर ठीक हो जाएगा, रिमिशन के लिए आप दे सकते हो, मर्ज़ी आप 5 ASA भी दे सकते हो, सल्फासालाज़िन मतलब ये भी दे सकते हो। तो अगर माइल्ड डिजीज़ है, अगर मॉडरेट और सीवियर है तो फिर आप ये दे दो इम्यूनोसप्रेसेंट एज़ाथ्रोपिन और अदर इम्यूनोसप्रेसेंट्स दोगे। अगर फिस्टुला, एब्सेस या पेरी एनल अल्सर्स है तब आप मेट्रोनिडाज़ोल दोगे, ठीक है ना, ग्राम नेगेटिव के लिए एनारोब्स का कवर दोगे। अच्छा, 12 साल का बंदा है एक्टिव एक्यूट कोलाइटिस के साथ है तो आईवी स्टेरॉइड्स देंगे। क्रोन्स डिजीज है, स्टेरॉइड्स इंजेक्शन के स्टार्ट करा दिए हैं, अब रिमिशन के लिए क्या दोगे? तो आप एज़ाथायोप्रिन दे सकते हो, यही ऑप्शन में था सिर्फ। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या दोगे? अगर आपके पास पेनफुल पेरिनल अल्सर है ऐसे पेशेंट में तो मेट्रोनिडाज़ोल दोगे। अच्छा, ये अब साइड इफेक्ट्स है तो आपको सारे आते हो तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। अच्छा, मेसालाजीन जो 5 ASA है उसमें इनफर्टिलिटी नहीं करवाता, मीसाला मतलब मसाला, मतलब मसाला रहता है लाइफ में, ठीक है। और जो है साइड इफेक्ट ऑफ सल्फा सालाजीन, ये सल्फा मतलब सर्फ से निकला है, सर्फ। तो सर्फ जब पानी में डालते हैं तो हाइपोथर्मिया नहीं होता, गर्म हो जाता है। सिर्फ अगर ये दो याद करने, अदरवाइज आपको सारे साइड इफेक्ट्स आते होंगे तभी आप रूल आउट कर सकोगे। हाँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस की ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? इन्वॉल्विंग रेक्टम सिग्मोइडल क्लोन, टॉपिकल मिसाजिन, ठीक है। कि अगर वहाँ सिर्फ उस एरिया को इफेक्ट कर रहा है तो आप ट्रॉपिकल यूज़ कर लो ना। अच्छा, देख ये अपने पास आ गया विपल डिजीज, इसमें बस ये विपल बस फिलहाल यहीं तक रोकते हैं।